नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल में अनेकों ऐतिहासिक फैसले लिए गए। इस कार्यकाल में हरियाणा की विधानसभा में भी कई क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले और ऐसे में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के 3 साल के कार्यकाल पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक जिसका नाम हरि सदन रखा गया है, उसका विमोचन किया गया। सीएम मनोहर लाल ने हरि सदन का विमोचन किया और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी उनकी काफी तारीफ की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा एक नए मुकाम को हासिल कर रहा है। मनोहर सरकार में विधानसभा की भी तस्वीर बदली है और पिछले 3 सालों में विधानसभा में भी कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। 3 सालों के दौरान हरियाणा विधानसभा की नई परंपराओं और अभिनव प्रयोगों पर आधारित कॉफी टेबल बुक हरि सदन का विमोचन किया गया। सीएम मनोहर लाल ने इस हरि सदन का विमोचन किया। इस मौके पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सीएम मनोहर लाल की तारीफ की। आज सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस हरि सदन जो 3 साल का विधानसभा का कार्यकाल रहा, उस जो पुस्तक है उसका विमोचन करने का, जो कॉफी टेबल बुक है उसका विमोचन करने का हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और उन्होंने आकर के विमोचन किया। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। 3 वर्ष का जो हमारा कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में सभी विधायकों ने, सत्ता पक्ष या विपक्ष, दोनों पक्षों के सभी विधायकों ने विधानसभा चलाने में, विधानसभा की बेहतरी के लिए या विधानसभा में जो कुछ नए प्रयोग हमने शुरू किए उनको इम्प्लीमेंट कराने में अपना भरपूर सहयोग दिया। इसके लिए मैं सभी, चाहे हमारे विपक्ष के साथी हैं, सत्ता पक्ष के साथी हैं, उन सबका हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं, हार्दिक धन्यवाद करता हूं। हमने प्रयास किया है कि विधानसभा की कार्यवाही, उसमें जो विधानसभा की गरिमा है, विधानसभा का गौरव है, विधानसभा की मर्यादा है, वो बनी रहे। उसका प्रयास हमने किया और कुछ नई चीजें हमने जैसे शुरू की, जैसे प्रश्न का जो थे वो ड्रॉप लॉट से शुरू किए। उसके अलावा जो बहुत सारे पुराने पंजाब विधानसभा के नियम थे उनको परिवर्तित करके हरियाणा विधानसभा के नए नियम हमने बनाए। कुछ जो चीजें सदन के अंदर, यहाँ पर श्री गीता, भगवान श्री कृष्ण जी का गीता का संदेश, उसकी जो रेप्लिका है वो हमने यहाँ बना, विधानसभा के अंदर गीता का यहाँ पर स्थापना की। और इसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है उसका भी अनावरण हमने विधानसभा भवन के अंदर किया। विधानसभा की कार्यवाही को अच्छे ढंग से चलाने के लिए हमने बहुत कई नियमों में परिवर्तन भी किया और विधायकों को समय पर उनकी जो सूचना है वो मिल सके, या जो प्रश्न है या जो बिल है वो 5 दिन पहले हमारे पास विधानसभा में आए, ताकि 3 दिन पहले तक हम सभी विधायकों के पास वो बिल भेज पाए।
तो इस प्रकार की व्यवस्था, क्योंकि जो पहले लगता था कि भी जिस दिन बिल आता था उसी दिन वो विधायकों को मिलता था और उसमें विधायक उसको पढ़ नहीं पाते थे, तो उस व्यवस्था को भी हमने बदला। इसके अलावा कुछ अधिकारी जो हमारे विधायक थे उनकी कुछ ऐसी शिकायतें रहती थी कि अधिकारी जो समय पर टेलीफोन नहीं उठाते, बात नहीं करते या कोई किसी भी प्रकार से उनका जो पत्र है उसका जवाब नहीं देता, तो उसकी भी व्यवस्था हमने की और उसके परिणाम सकारात्मक हमें देखने को मिले हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की काफी तारीफें की और पिछले 3 साल में जो क्रांतिकारी उपलब्धियां रहीं उनकी भी जानकारी दी। इसके अलावा जो आने वाले समय में बड़े बदलाव होने हैं उसके बारे में भी सीएम ने जानकारियां दी। कैसा अच्छा अवसर कि जब अपनी इस विधानसभा के स्पीकर महोदय का जो चुनाव, जैसा बताया गया कि 4 नवंबर को इनका चुनाव हुआ था और 4 नवंबर को 3 वर्ष पूरे हुए, तो इस उपलक्ष्य में कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। तो एक बहाना ये मिला कि हरी सदन नाम से जो कॉफी टेबल बुक ये बनाई गई है, जिसमें पूरे विधानसभा के चित्रों सहित एक जो कहानी इसमें छापी गई है, बताई गई है। हमको बहुत उपयोगी ये होगी। जब इसको देखेंगे, खोलेंगे तो लगातार 3 वर्ष का सारा कार्यकलाप सामने आ जाएगा। देखिए, सदन की एक परंपरा, सिस्टम एक जैसा रहता है कि वहाँ विधायक और विधायकों के सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनका अपना एक रोल होता है। जैसे एक पंचायत होती है, तो पंचायत में कोई ना कोई मुखिया रहता है, तभी पंचायत की कार्रवाई वो ठीक ढंग से सुचारू रूप से चलती है। अगर कोई मुखिया वहाँ न हो तो फिर लोकतंत्र में क्या होगा, इसका अनुमान लगा सकते हैं। वास्तव में बहुत ही कठिन कार्य होता है स्पीकर महोदय का। स्पीकर महोदय का तो यानी सबसे पहले तो मनस्थिति बदलनी होती है, क्योंकि चुनाव तो किसी एक पार्टी निशान के ऊपर लड़के आते हैं। वहाँ तो जो चुनाव होता है फिर वो पार्टियों का भी आपस में जो एक दूसरे से विरोधाभासी और वो सारी बातें चलती रहती हैं फील्ड में। लेकिन जब भी विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी पर स्पीकर महोदय आके बैठते हैं तो सबसे पहले उनको अपना मन परिवर्तन करना पड़ता है कि भाई आज से मैं पार्टी के लेवल से ऊपर उठ करके काम करूंगा, और उस प्रकार की अपेक्षा भी की जाती है, उनको करना भी होता है। जैसे बहुत संतुलन बना के रखना होता है। सबसे कठिन कार्य मैं मानता हूँ कि जो रस्सी के ऊपर, रोप के ऊपर जो चलते हैं ना ऊपर, और वो अपने हाथ में डंडा लेके चलते हैं कि उसके कारण से किधर झुकाना है किधर झुकाना है, ताकि बैलेंस बना रहे, गाड़ी कहीं इधर उधर ना जाए। तो कितना बैलेंस बना के इनको रखना पड़ता है। कभी कभी सत्ता पक्ष के लोग, क्योंकि सत्ता पक्ष से ही सामान्यतः स्पीकर होते हैं, तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि ये देखो हमारी बात ही नहीं मानी इन्होंने, और विपक्ष के लोग कई बार ये सोचने लग जाते हैं कि इन्होंने तो हमारी बजाय सत्ता पक्ष की बात मान ली। ना तो सत्ता पक्ष की मानते हैं ना विपक्ष की मानते हैं। जो मर्यादाएं हैं अपने यहाँ, संवैधानिक सिस्टम जो बना हुआ है, जो एक विधानसभा का कार्य की एक प्रणाली है, उसके हिसाब से चलाना होता है। बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी बखूबी 3 साल, चाहे हमारे स्पीकर महोदय हों चाहे डिप्टी स्पीकर हों, इन्होंने जिस बखूबी तरीके से विधानसभा का संचालन किया बड़ा सराहनीय है। और मैं इस नाते से बहुत ही प्रशंसा करता हूँ इस बात की कि हमारी विधानसभा बहुत प्रदेशों की विधानसभाओं के जो किस्से हम सुनते हैं उससे भी कहीं अच्छी यहाँ की विधानसभा का संचालन होता है। यानी अगर घटना में एक बताऊं तो जो वर्ष घटना अगर कोई हुई थी तो एक बार हुई थी जब राज्यपाल के अभिभाषण को फाड़ा गया था, और उस समय कितना कठोर निर्णय उन्होंने लिया, और वो जो विधायक थे जिन्होंने ये फाड़ा था तो शायद 6 महीने के लिए उनको बाहर भी कर दिया था। तो खैर कुल मिलाकर के हमारे यहाँ उस प्रकार का माहौल नहीं होता, जैसे कुर्सियाँ उठा लेना और फिर माइक उठा लेना और फिर कुछ भी फेंक देना और कुछ भी कर देना। तो मैं इसको इनको बधाई देता हूँ। और जो परिवर्तन बताए हैं आपने, वो परिवर्तन मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि भी आपने किए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि आपको ही उसमें से ध्यान नहीं है। कई परिवर्तन तो ऐसे हैं जो क्रांतिकारी हैं। अपनी विधानसभा ई विधानसभा हुई, अभी ई विधानसभा के कारण से सारा कागजी काम वो हमारा प्राय खत्म होने जा रहा है। पहले साल में तो दोनों चीज़ें चलेंगी, लेकिन आगे सब पेपरलेस एक प्रकार का सारा सिस्टम हमारा बन जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे आपने
विधायकों के भोजन की व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया कि यहाँ अब कभी भी किसी समय जाओ, पहले तो एक लंच आवर होता था, जब 2 सेशन होते थे, 2 सिटिंग्स होती थी, अब वो भी खत्म कर दी हैं। अब एक ही सिटिंग होगी, 10 की बजाय 11 बजे शुरू होगी और शाम तक जब तक चलानी चलाओ, और बीच में जाके जब भोजन करना करके आओ। उसके लिए सस्ते रेट के ऊपर 100 रुपये के ऊपर थाली। तो ये एक अच्छा निर्णय जो यहाँ ये किया गया है। जो हमने प्रशिक्षण के नाते भी एक सिस्टम शुरू किया विधायकों का प्रशिक्षण, वो भी आप ही को श्रेय जाता है कि स्पीकर लोकसभा उनको बुला करके, स्पीकर साहब आए थे ना, वो आए थे उस समय, उस प्रशिक्षण का भी ठीक संचालन हुआ। हमने एक नई परंपरा भी शुरू की, वो मेरे ही आग्रह पर स्पीकर साहब ने मानी थी कि बजट सेशन जब होगा तो उसको थोड़ा लंबा करेंगे, और उसमें 4 दिन का गैप हमने पिछली बार दिया था कि उन 4 दिनों में अलग अलग से चर्चा करके क्या ठीक हो सकता, बढ़िया हो सकता, सुझाव सब लिए गए। विपक्ष को भी खूब अकोमोडेट करने की कोशिश, वो स्पीकर साहब के ही निर्देश पर वो सारा कुछ चला है। अच्छी एक चीज़ ये हुई है। विधायकों की झंडी का जब विषय आया, क्यों झंडी दी है ना विधायकों को, वरना क्योंकि एक बार तो प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर सब तिरंगे झंडे पहले लगाते थे, वो तो उतर ही गए, लेकिन विधायकों को लगता था भी कोई पहचान तो होनी चाहिए। हमारे अधिकारियों के गाड़ियों पर तो झंडी होती है, तो इसलिए स्पेशली विधायकों के लिए झंडी का भी प्रावधान यहाँ किया है। उसके कारण से एक पहचान बनी है कि हाँ, विधायक कहीं भी आता जाता तो पता लगता है कि ये है। इसके बाद कई विधानसभाओं ने फॉलो किया। इसी प्रकार इस विधानसभा का एक नया भवन बने, इसके लिए भी भरपूर जितने भी प्रयत्न स्पीकर साहब की ओर से रहा, वही एक कारण मैं मानता हूँ उस बात का कि हम उस ओर आगे बढ़ गए हैं। जगह तलाश भी कर ली है, उसके ऊपर सहमति भी बन गई है, फॉर्मेलिटी अब होनी बाकी है। उस जगह को लेकर के एक नया अच्छा भवन बना करके, और हरियाणा विधानसभा का अलग से भवन होगा, ये श्रेय भी हमारे स्पीकर साहब को ही जाता है। तो कुल मिला करके काफ़ी जो अदल बदल परिवर्तन सब हुए हैं, इसके लिए भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कार्यकाल 3 साल का निकला है, और आगे क्योंकि एक लिमिट होती है इस कार्यकाल की, सरकार के साथ ही कार्यकाल ये चलता है, तो जैसा 5 साल का सरकार का कार्यकाल होता है वैसे ही स्पीकर साहब का भी होता है। तो अगले आने वाले ये 2 साल इस सेशन के हैं, सत्र के हैं, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामना, मेरी बहुत बहुत बधाई। बेस्ट एमएलए का जो चयन वो भी अभी शुरू हुआ, पहले कभी नहीं था। तो हमने एक परंपरा शुरू की है, बेस्ट एमएलए ऑफ द ईयर। और इसी प्रकार से जो एमएलए हॉस्टल का रिनोवेशन किया, और वहाँ जो पार्क किया जिसका उद्घाटन भी स्वयं आपने मेरे से ही करवाया था, मैं वहाँ गया था, तो वो भी एक बड़ा काम एमएलए हॉस्टल का जो किया गया है। तो इस प्रकार से व्यवस्था के सुधार भी। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा भी मौजूद थे। उन्होंने भी सीएम मनोहर लाल और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की कार्यशैली की काफी सराहना की। हरि सदन जो पुस्तक का आज विमोचन करने का काम किया, मैं विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने व्यस्तम समय में से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत ही व्यस्त समय रहता है, निरंतर मीटिंग्स और चलती रहती है। एक बात तो मैं कह सकता हूं कि मेरे ख्याल से लंबे समय से पॉलिटिक्स में है तो सबसे व्यस्तम मुख्यमंत्री हमारे रहते हैं। लगातार जो प्रदेश की प्रगति के लिए निरंतर काम करते रहते हैं। इसके बावजूद इस विमोचन के समय पे आप आए, आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी मंत्रीगण का, विधायकगण का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और विशेष तौर से हमारे अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके नेतृत्व के अंदर, जैसे अभी आपने स्वयं बताया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विस्तार से बताया कि जो कितने आपने बदलाव निरंतर यहाँ करके एक अच्छा सिस्टम बनाने का काम किया है, नई नई चीजें यहाँ लागू करने का काम आपने किया है, निरंतर प्रगति विधानसभा के कामों के अंदर हुई है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और तमाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, तमाम मंत्रीगण का, विधायकगण का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आभार प्रकट करता हूँ प्रेस के तमाम साथियों का भी कि आपने आकर के इसके कवरेज करने का काम किया, और हमारे विधानसभा के
सभी अधिकारियों का, नंदगढ़ साहब का, इनकी पूरी टीम का भी तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं कि निरंतर यहाँ कार्य करके और इसको गति देने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा विधानसभा में पिछले 3 सालों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उनमें चाहे विधानसभा को एक विधानसभा के रूप में बदलना हो या विधायकों को विशेष पहचान दिलाने का काम हो और नए विधानसभा भवन के निर्माण की तैयारी हो। पिछले 3 सालों में कई ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं और इन्हीं उपलब्धियों पर आधारित हरि सदन का विमोचन किया गया। और अब बात करते हैं हरियाणा सरकार की एक उपलब्धि की। जी हां, इसे उपलब्धि ही कहेंगे क्योंकि जिस तरह से पराली जलाने के मामले हरियाणा में कम हुए हैं वो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। पिछले सालों की तुलना में इस साल अगर बात करें तो कई गुना तक पराली जलाने के मामले कम हुए हैं। हरियाणा सरकार और प्रशासन के जो प्रयास हैं इस मामले में अब सफल हो रहे हैं। किसान जागरूक हो रहे हैं। पराली जलाने की घटनाओं में एकदम से कमी देखने को मिली है। हालांकि प्रशासन ने यहां पर सख्ती भी दिखाई और किसानों पर जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से हर गांव में ग्राम स्तर पर कमेटियां गठित की गई थी जो कि किसानों को जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं और उस जागरूकता का ही असर है कि पराली जलाने के मामले एकदम से कम हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। पराली जलाने की समस्या हमेशा से ही एक बड़ी समस्या रही है। ऐसे में हरियाणा सरकार के प्रयास और प्रशासन की मेहनत ने इस समस्या पर हरियाणा के अंदर काफी कंट्रोल किया। नतीजा ये रहा कि हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में भारी कमी आई। इसमें प्रशासन के जागरूकता अभियान और सख्ती दोनों का ही असर देखने को मिला। सिरसा की बात करें तो कृषि उप निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि आगजनी की घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 1,82,500 रुपए का जुर्माना भी किया। साथ ही उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा समय समय पर किसानों को फसलों के अवशेष नहीं जलाने को लेकर जागरूक भी किया गया। हालांकि कुछ जगहों पर किसानों ने पराली जरूर जलाई। अब तक 118 मामले सामने भी आए और 62 लोगों पर कार्रवाई की भी गई। लेकिन ग्रामीण लेवल की कमेटी द्वारा किसानों को फसलों के अवशेष नहीं जलाने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष आगजनी की घटनाएं बहुत कम हुई हैं, लेकिन फिर भी विभाग पूरी तरह से सतर्क है। उन्होंने किसानों को जागरूक करते हुए बताया कि किसान पराली प्रबंधन कर 1,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाए और ज्यादा से ज्यादा पोर्टल पर पंजीकरण कर इस योजना से जुड़े। उन्होंने बताया कि अभी भी क्षेत्र में धान की फसल की कटाई बाकी है और किसानों से अपील की जा रही है कि किसान पराली प्रबंधन कर विभाग की योजनाओं का लाभ अवश्य उठाएं। देखिए, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में अब तक 118 मामले आ चुके हैं जिसपे हमने 62 पे फाइन कर दिया है 1,82,500 रुपये। और इसके अलावा हमने किसानों को जागरूक करने के लिए मोबाइल वैन प्रचार प्रसार के लिए भेजी हैं, मोबाइल स्क्वाड बनाई हुई हैं, इन्फोर्समेंट टीमें बनाई हुई हैं और विलेज वाइज जो हमारी टीम है, विलेज लेवल की कमेटी है, वो किसानों को जागरूक कर रही है। और काफ़ी हद तक अब की बार अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो अब की बार आगजनी बहुत कम हुई है और किसान इस बात को समझ भी रहे हैं और बेलर से गांठे भी बनवा रहे हैं। और इसके अलावा सुपर सीडर से किसानों का काफ़ी क्रेज हुआ है और सुपर सीडर से बहुत ज़्यादा बिजाई हो रही है। देखिए, अब की बार पिछली बार तो जो गांठे किसान भाई बना रहे थे उनको ही 1,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से मिल रहे थे। अब की बार इन सिटू मतलब अब की बार खेत में भी मिलाएंगे उनको भी 1,000 रुपये, एक्स सिटू जो बाहर गांठे बनाएंगे उनको भी 1,000 रुपये अनुदान पर मिलेंगे। और किसान भाइयों से हम अपने ऑफिसर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और किसान भाई बढ़ चढ़ के रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। और अभी हमारा एरिया कुछ बचा हुआ है और किसानों को हम जागरूक करके ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और पर एकड़ के जो 1,000 रुपये हैं उसका बेनिफिट लें। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के क्वालिटी कंट्रोलर इंस्पेक्टर डॉक्टर सुखदेव कम्बोज ने बताया कि जिले में अब तक 60% पराली प्रबंधन हो चुका है। किसान 2 तरह से पराली का प्रबंधन कर 1,000 रुपए प्रति एकड़ से अनुदान राशि प्राप्त कर सकता है। किसान पराली के अवशेषों को खेतों की मिट्टी में या पराली की गांठें बनाकर इस योजना का लाभ ले रहा है। इसे प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा जारी agriharyana.gov.in पर जाकर किसान पंजीकरण कर
इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 1805 किसानों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाया। उन्होंने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि जिन किसानों ने अभी तक पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवाया वो जल्द से जल्द पंजीकरण करवा लें, ताकि विभाग की योजनाओं का उन्हें जल्द से जल्द लाभ भी मिल सके। साथ ही उन्होंने किसानों से पराली नहीं जलाने की भी अपील की। जिला सिरसा में 60% पैडी धान की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, जिसका किसानों द्वारा पराली प्रबंधन भी किया जा चुका है। किसान पराली प्रबंधन के लिए मुख्यतः इन सीटू और एक्स सीटू, इन सीटू का मतलब कि खेत के अंदर सुपर सीडर से बिजाई करके मिक्स कर रहे हैं, एक्स सीटू बेल द्वारा गांठे बना रहे हैं। इसके लिए सरकार द्वारा जो किसान इन सीटू करेगा या एक्स सीटू करेगा 1000 रुपये प्रति एकड़ किला अनुदान के रूप में सहायता दी जाएगी। और अब तक किसानों द्वारा 1805 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और 13,881 एकड़ का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मेरी किसानों से अपील है कि जो भी किसान एक्सीटू और इनसीटू कर रहे हैं वो इसमें जो हरियाणा सरकार का पोर्टल दिया हुआ है agriharyana.gov.in में अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके अलावा मैं जिला सिरसा के किसानों को हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि कोई भी किसान अपने खेत में आगजनी ना करे और इसका इनसीटू और एक्सीटू से पराली प्रबंधन करें। पराली जलाने के मामलों में इस साल कई गुना की कमी आई है और इसके लिए तारीफ करनी होगी हरियाणा सरकार और प्रशासन के प्रयासों की, जिसकी वजह से किसान जागरूक हुए। किसानों ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी उठाई और साथ ही सरकार की तरफ से दी जा रही प्रोत्साहन राशि का भी लाभ उठाया। और हर आदमी का सपना होता है कि उसका खुद का एक आशियाना हो, उसकी खुद की एक छत हो, उसका खुद का एक घर हो। और ऐसे में आपके लिए खुशी की खबर है, अगर आप बहादुरगढ़ में अपना घर बनाना चाहते हैं या प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। HSVP यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बहादुरगढ़ में नई रिहायशी कॉलोनी विकसित करने जा रहा है। सेक्टर 7 के सामने ग्रुप हाउसिंग के लिए खाली पड़ी जमीन पर प्लॉट ऑक्शन के जरिए बेचे जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बहादुरगढ़ शहर में अपना आशियाना खरीदने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। HSVP यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बहादुरगढ़ में नई रिहायशी कॉलोनी विकसित करने जा रही है। इसके लिए लेआउट प्लॉट भी मंजूर हो चुका है। अब डेवलपमेंट के काम होने के बाद रिहायशी प्लॉटों को ऑक्शन के माध्यम से बेचा जाएगा। दरअसल सेक्टर 7 के सामने ग्रुप हाउसिंग के लिए जमीन खाली पड़ी है। इस जमीन पर हाल फिलहाल सेक्टर 6 और सेक्टर 7 का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण यहाँ भारतीय सेना भी ग्रुप हाउसिंग विकसित करने से पीछे हट चुकी है। अब इसी जल भराव वाली 11 एकड़ जमीन पर नई रिहायशी कॉलोनी विकसित की जाएगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एक्सीएन संदीप धिया ने बताया कि प्लॉट देने से पहले खाली जमीन का मिट्टी भरत करवाया जाएगा, सड़क बनाई जाएगी और फिर ऑक्शन से प्लॉट बेचे जाएंगे। ये सेक्टर बहादुरगढ़ के 3 नए सेक्टर्स प्लान हैं। सेक्टर 1 और सेक्टर 7 पार्ट के 2 पोर्शन हैं और एक छोटी सी पॉकेट है सेक्टर 13 की, जो बची हुई वो पब्लिक सेमी पब्लिक की पॉकेट है 32 एकड़ की। तो सबसे पहले मंजूरी अभी सेक्टर 7 की आई है। सेक्टर 7 रेजिडेंशियल, जो सब्जी मंडी को जो रोड जाता है उसके एक तरफ पॉकेट हमारी खाली पड़ी थी जिसमें पानी भर जाता है। उस पॉकेट में ग्रुप हाउसिंग साइट्स के लिए साइट रिजर्व थी वो, लेकिन अब उसकी प्लानिंग चेंज करके उसमें प्लॉटिंग कर दी गई है। कितने प्लॉट बन रहे हैं उसमें? क्या कमर्शियल साइज? हाँ, उसमें जी टोटल 152 प्लॉट कार्व आउट हुए हैं अलग अलग साइजेस के, और जो उसमें कमर्शियल साइट है उसमें 70 नंबर टोटल DSS डबल स्टोरी शॉप्स प्लान हुए। 11 एकड़ जमीन में से 6.19 एकड़ जमीन पर 10 मरले के 40 और 8 मरले के 42, इसके अलावा 6 मरले के 70 प्लॉट बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर 152 प्लॉट रिहायशी के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। व्यवसायिक स्थल पर भी 17 प्लॉट ऑक्शन के जरिए बेचे जाएंगे। फिलहाल विभाग की योजना से सेक्टर में प्लॉट लेकर मकान बनाने वालों के लिए एक नया ऑक्शन तैयार हो गया है। बहादुरगढ़ में सेक्टर 1 की खाली जमीन पर भी सरकार जल्द नई रिहायशी कॉलोनी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे सकती है।
यानी ये खबर उन लोगों के लिए बेहद अच्छी है जो बहादुरगढ़ शहर में अपना घर बनाना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कामों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।